नमस्कारम एंड वेलकम। मेरा नाम है रॉबिन सिंह और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, दूसरा हम डिफाइन करेंगे कि एक सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। उनको भी डिफाइन करेंगे कि उन कंपोनेंट्स में से कौन सा सोल्यूट एक्ट करेगा और कौन सा एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, जो हमारा नेचर है उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास का पहला चैप्टर जो था साइंस का, वो था मैटर के बारे में। वहां से मैटर का डेफिनेशन निकला था कि समथिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसी सब्सटेंस को मैटर का नाम दे दिया जाएगा, मैटर बोल दिया जाएगा। और फिर वहां से हमारे पास दो चीजें निकली थी, एक था प्योर सब्सटेंस और एक था मिक्सचर। जब ये चैप्टर शुरू किया जाता है 9th क्लास में, तो इसकी हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब यहां से प्योर की डेफिनेशन या फिर प्योर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, जनरल लाइफ में हम प्योर को बोल देते हैं कि इसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, तो उस चीज को हम प्योर बोल देते हैं, उस सब्सटेंस को प्योर बोल दिया जाता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं, साइंस की लैंग्वेज में हम किसी चीज को प्योर बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है। प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन किया गया? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो एज ए मिक्सचर प्रेजेंट है। आप आसपास की चीजों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, साइंस की भाषा से बात करूं, साइंस की लैंग्वेज से बात करूं, तो वो सारी की सारी चीजें एज ए मिक्सचर एक्ट करेंगी। और मिक्सचर को कैसे डिफाइन किया गया? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज्यादा जब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मैं इकट्ठा कर दूं, तो उसको बोल दिया जाएगा सिंपल, उसको बोल दिया जाएगा मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हुआ है, इस मिक्सचर को हमने फर्दर फिर से 9th क्लास में वही पढ़ा था कि इस मिक्सचर को एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस, इन दो फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर सकता हूं। और यहीं से जो मेरा सॉल्यूशन है उसकी एक डेफिनेशन निकल के आएगी। तो क्या डेफिनेशन देखिएगा, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मैं मिक्स कर दूं तो उसको बोला जाता है मिक्सचर। लेकिन यहां पर एक टर्म फिर आ गया, होमोजेनियस। इस होमोजेनियस का क्या मतलब है? इस होमोजेनियस का मतलब है कि मेरी जो कंसंट्रेशन है ना उन दोनों कंपोनेंट्स की, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है। मेरी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं उस मिक्सचर की, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं सॉल्यूशन के, या फिर इस हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं और इस हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये दोनों हिस्सों में अलग अलग तरह की कंपोजिशन मेरे को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, इस वाटर में थोड़ा सा शुगर डिजोल्व किया गया, कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद ये ऐसा सा दिखेगा। अब इसके अगर मैं इस हिस्से को उठाऊं और इस हिस्से को उठाऊं, तो इनकी जो मिठास होगी, जो ये मीठापन होगा इनका, इन दोनों में बराबर का होगा। ऐसा नहीं है कि यहां से कम मीठा होगा और यहां से ज्यादा मीठा होगा। या फिर मैं इस हिस्से को उठाऊं और इस हिस्से को उठाऊं, तो दोनों के दोनों हिस्सों में जो मिठास है, शुगर की जो कंसंट्रेशन है, वो इक्वली डिजोल्व होगी। जो कंपोजिशन है शुगर की, वो बराबर होगी। इसी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसके साथ साथ एक हेट्रोजेनियस का कॉन्सेप्ट भी आता है। हेट्रोजेनियस का मतलब हुआ कि मेरी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगी। अगर मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन आ जाए कि जिसमें
जो मिक्सचर की जो कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है तो उसको बोल देंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरा का पूरा जो मिक्सचर है मेरा, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेंगी। चलिए अब एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स जो जो होते हैं हमारे पास उनको डिफाइन करते हैं। एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। सॉल्यूट, one or more components present in the solution other than the solvent are called solutes। कि जो सॉल्वेंट है उसके अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट होगी मेरे सॉल्यूशन में उनको बोला जाएगा सॉल्यूट। तो जनाब सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। एग्जांपल देखिएगा, एक सॉल्यूशन ये है मेरे पास, एक सॉल्यूशन x है और एक सॉल्यूशन है y। x सॉल्यूशन किससे बना है? 20 ml तो डाला गया है A कंपोनेंट और 25 ml डाला गया है B कंपोनेंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है B, तो ये हो गया एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ये एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए एग्जांपल B, एग्जांपल Y सॉल्यूशन का। इसमें 25 ml डाल दिया मैंने A कंपोनेंट और 20 ml डाल दिया मैंने B कंपोनेंट। तो A जो है वो एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा है, और इसके अलावा जो भी बच गया वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट, वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट। मगर आपने एक चीज नहीं देखी कि इन दोनों की ये जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सिमिलर है, वो सेम है, ये दोनों लिक्विड्स हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, अगर मेरी फिजिकल स्टेट सेम है ना कंपोनेंट्स की, तब तो मैं सोल्यूट और सोलवेंट को ऐसे डिफाइन कर दूंगा कि जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो एज ए सोल्यूट एक्ट करेगा, और जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो एज ए सोलवेंट एक्ट करेगा। लेकिन अगर बाय चांस मेरे सॉल्यूशन में जो मैंने बनाया है सॉल्यूशन, उसके जो कंपोनेंट्स है उनकी फिजिकल स्टेट अलग हो गई, तब वहां पे मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत ध्यान से अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। एग्जांपल देखिएगा, ये मान लीजिए एक और एग्जांपल x ले लेते हैं और ये एग्जांपल y ले लेते हैं। माना कि मैंने a कंपोनेंट जो हो 20 ml डाला, 20 ml डाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो b है, जो b कंपोनेंट है वो मैंने 15 ग्राम सॉलिड स्टेट में डाल दिया। अब जो भी मेरा मिक्सचर बना, मेरा जो सोल्यूशन बना, मान लीजिए उसकी फाइनल जो फिजिकल स्टेट निकल के आई वो निकल के आ गई सॉलिड। तो अब यहाँ पे किसको सोल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो जो ज्यादा था यानी A ये सॉल्वेंट, और जो कम था यानी कि B ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करेगा वो डिटरमाइन कौन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा इसकी फिजिकल स्टेट, कि क्या फिजिकल स्टेट है। कैसे? जो भी फिजिकल स्टेट मेरे सॉल्यूशन की बनी है फाइनल में आके, जिसके साथ इसकी मैच कर रही है वही एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सॉलिड है ये B था कंपोनेंट, और मेरे सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो जो B है ये एज एक्ट करेगा सॉल्वेंट, और जो मेरा A है वो मेरा एज एक्ट करेगा सॉल्यूट रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। यहाँ पर 20 ml है और ये 15 ग्राम है। सॉल्यूट कौन एक्ट करेगा इस केस में? इस केस में सॉल्यूट A एक्ट करेगा, और सॉल्वेंट कौन एक्ट करेगा? इस केस में B एक्ट करेगा। देखिएगा B की अमाउंट जो है वो कम है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो फिजिकल स्टेट है, वो मैच होनी चाहिए। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन Y बन रहा है, कैसे बना? एक A कंपोनेंट डाल दिया 20 ml और एक B कंपोनेंट डाल दिया 30 ग्राम। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बना तो इसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो लिक्विड आ गई, वो आ गई लिक्विड। तो जिसकी भी लिक्विड स्टेट होगी इसके साथ मैच करेगी वो तो एक्ट करेगा एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे A तो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा, A कैसे एक्ट करेगा? एज ए सॉल्वेंट। और जो B है वो एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा।
B की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, 30 ग्राम, लेकिन कैसे काम कर रहा है, एज सोल्यूट, क्योंकि फिजिकल स्टेट जो है वही डिटरमाइन करेगी कौन सोल्यूट के तौर पे काम करेगा और कौन जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर मेरे पास फिजिकल स्टेट मेंशन की गई है तो मैं उसके हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिक्स कर दूंगा। अगर फिजिकल स्टेट सेम है फिर तो मुझे कुछ ज्यादा सा फर्क दिखेगा नहीं, जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोल दूंगा मैं सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोल दूंगा मैं सॉल्वेंट। लेकिन अगर बाय चांस मेरा जो सॉल्वेंट है, मेरे जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनकी फिजिकल स्टेट अलग है, तो जिसकी भी फिजिकल स्टेट मैच करेगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के साथ उसको बोल दिया जाएगा सॉल्वेंट, और जो बाकी बच जाएंगे वो एक्ट करेंगे एज ए सॉल्यूट। एक बॉर्डरलाइन केस और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए फिजिकल स्टेट सेम है और दोनों की अमाउंट इक्वल आ जाए, 20 ml और B भी जो है वो 20 ml, तो इसमें कौन एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा, कौन एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा, कौन एक्ट करेगा? यहाँ पर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, किसी को भी एज ए सॉल्यूट ले सकते हैं। अब इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर मेरे पास नेचर में 9 तरह के सॉल्यूशन जो है वो मुझे मिलते हैं, 9 तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। और वो कैसे मिलेंगे? देखिए, हम जनरली जब भी नेचर में बात करते हैं, जब भी सॉल्यूशन वर्ड निकला हमारे मुंह से तो हमें लगता है कि सॉल्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विड सॉल्यूशंस, एक बात इसको याद रखने की, जो भी नाम लिखा है लिक्विड या फिर गैसियस या फिर सॉलिड, जो भी टर्म लिखा है वही एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा। अगर मान लीजिए गैसियस मैंने सॉल्यूशन लिखा है तो इसमें सॉल्वेंट जो हो तीनों जगह पे गैस होगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट कौन एक्ट करेगा? लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉलिड होगा, गैस या लिक्विड नहीं होगा। गैस या लिक्विड या फिर सॉलिड, तीनों के तीनों एज ए सॉल्यूट एक्ट करेंगे, और इस तरह से मुझे 3 कैटेगरीज के जो है वो सॉल्यूशंस मिलेंगे, गैसियस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। इनको फर्दर फिर डिवाइड किया जाएगा किसके बेसिस पे, कि सॉल्यूट कौन एक्ट कर रहा है। ये इनके कुछ एग्जांपल से देख लीजिएगा। और इस तरह से आज हमने देख लिया कि सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन के, किसको जो है वो सॉल्यूट बोला जाएगा, किसको जो है सॉल्वेंट बोला जाएगा, किसको जो है वो सॉल्यूट बोला जाएगा और किसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस बनते हैं। क्या सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस ही प्रेजेंट होते हैं? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।